नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया का खास कार्यक्रम किताबों का आनंद। और आज हमारे इस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अशोक श्रीवास्तव जी। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी और समाचार फॉर मीडिया का बहुत बहुत आभार उसने आज इस पुस्तक पर चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। जी। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अशोक श्रीवास्तव जी ने हाल ही में अपनी दूसरी पुस्तक को प्रकाशित किया है और इसका नाम है मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। हाल ही में ये पुस्तक प्रकाशित हुई है और इस पुस्तक पर चर्चा करने के लिए ही हमने अशोक जी को आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये किताब तो आप ऑलरेडी लिख चुके थे, काफी अच्छी उसको उसकी प्रतिक्रिया आपको मिली। दूसरी किताब लिखने की जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, दूसरी किताब लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक तो मैं महसूस कर रहा था कि इस देश में राजनीति तो होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर नेता राजनीति करता है और उसको करना भी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ इस वक्त चुनाव चल रहा है और चुनाव चल रहा है तो इस वक्त एक तरफ एनडीए है, एक तरफ एनडीए अलायंस है। तो मैं ये मानता हूँ ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और ये लेजिटिमेट फाइट है कि अगर इंडी गठबंधन जो है, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम लोग अगर चाहते हैं कि सत्ता से नरेंद्र मोदी को हटाया जाए और इंडिया अलायंस वहां पर आए, तो ये एक लेजिटिमेट फाइट है। इसी तरह से नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वो सत्ता में बने रहे, उनका भी अधिकार है। डेमोक्रेटिक तरीके से सब कुछ हो रहा है, वो होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब इसमें फेक नैरेटिव्स के आधार पर जब आप सत्ता को हथियाने की कोशिश करते हो, उसमें आप लोगों को जब झूठ बोलना शुरू करते हो, आप जनता को बरगलाना शुरू करते हो और झूठ बोलने के लेवल पर जब आप इस हद तक चले जाते हो कि आप नरेंद्र मोदी को टारगेट करते करते भारत को टारगेट करने लगते हो, तो एक पत्रकार होने के नाते मुझे खराब लगा, बुरा लगा। तो मुझे लगा इन फेक नैरेटिव्स को एक्सपोज करना चाहिए और इसीलिए मैंने इन तमाम फेक नैरेटिव्स को मैंने कलेक्ट किया और उसके ऊपर मैंने रिसर्च करनी शुरू करी और मुझे लगा कि ये जनता को जानना जरूरी है। एक बात और कहूंगा आनंद जी, ये चीज इसलिए भी जरूरी है, मुझे लगा जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, होता क्या है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तानियों की जो मेमोरी होती है बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। हम लोग आज जो हो रहा है वो भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, आने वाले दौर में उनको आज के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जब वो पत्रकार बनेंगे तो उनको मालूम होना चाहिए कि किस किस तरह के फेक नैरेटिव्स जो हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो भारत की वैक्सीन का हो, चाहे वो कोरोना काल हो, उस समय भारत के खिलाफ किन किन ताकतों ने कैसे कैसे फेक नैरेटिव्स फैलाए, ये मीडिया के स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए। जो आने वाले समय में पत्रकार बनेंगे उनको मालूम होना चाहिए। इसलिए मुझे ये किताब लिखनी पड़ी। जी। मैं हमारे दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा कि अशोक श्रीवास्तव जी ने इस किताब को 25 अध्यायों में विभाजित किया है और लगभग हर उस मुद्दे पर इन्होंने बात करने की कोशिश की है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या फिर इस देश को टारगेट किया जाता है। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि मैं इस पुस्तक में शुरुआत में पढ़ रहा था कि आपने एक यूट्यूबर का जिक्र किया, आपने कुछ पत्रकारों का जिक्र किया कि वो भारत में लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। हम्म। आपको क्या लगता है कि सिस्टम क्या वाकई में इतना कमजोर हो गया है कि लोगों को यूट्यूबर्स के भरोसे अब इस देश के लोकतंत्र को बचाने की उम्मीद करनी चाहिए? आपको क्या फॉल्ट नजर आते हैं सिस्टम में कि इस प्रकार से एक यूट्यूबर उठ करके आता है और भारत के लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देना शुरू कर देता है? लोग क्यों उसके ऊपर विश्वास करने लगे? देखिए है क्या, एक चीज मैं मानता हूं कि देखिए भारत में मीडिया जो है, और ये भारत की समस्या नहीं है, आप भी मीडिया को अच्छी समय से जानते हैं। होता क्या है कि मीडिया मालिकों के हाथ में होता है और मालिक लोग जो हैं, अब जैसे भारत में इतने सारे न्यूज चैनल्स हैं, अब जितने चैनल्स हैं वो चैनल सब उनके मालिक लोग चला रहे हैं। मालिकों के अपने हित होते हैं, उसमें हम सोचें कि हम पत्रकार कोई बड़े क्रांतिकारी पत्रकार हो सकते हैं या बड़े पत्रकार जो है बड़े सिस्टम से लड़ने वाले हो सकते हैं। पत्रकार बहुत जो है आजाद उस तरह से होते हैं। आजाद मैं ये नहीं कह रहा कि पत्रकार को आजादी नहीं है, बड़ा ये करेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन मालिक जो होते हैं मालिक के ऊपर डिपेंड होते हैं ना, और ये आज का सिलसिला नहीं है, तो हमेशा से चलता रहा है। मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ, मुझे एक घटना की हमेशा याद आती है। देखिए, चीजें मैनेज की जाती हैं, मीडिया में मैनेज की जाती हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है जिस वक्त सहारा एक बहुत बड़ा ब्रांड था, सहारा का न्यूज चैनल था, सहारा की एयरलाइन थी, सहारा का अखबार था। उस समय यूपीए सरकार थी, उस समय सहारा का एक विमान क्रैश करा, ठीक है, सहारा एयरलाइन का। और जब सहारा एयरलाइन का विमान क्रैश करा तो उसमें सहारा के अखबार में
उसने ये नहीं लगाया था कि सहारा का विमान क्रैश किया, उसने छोटी सी खबर लगाई एक विमान क्रैश किया, न्यूज चैनल पे खबर आई नहीं। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उस समय सहारा के साथ मुलायम सिंह जी का समाजवादी पार्टी का संबंध था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं मैनपुरी में रिपोर्ट करने गया, मेरे सामने की बात है, उस समय जो है एक व्यक्ति को गोली मारी गई और वो घायल व्यक्ति जो है ये 2000 मेरे ख्याल से 4 के चुनाव की बात है, उसको गोली मारी गई। मैनपुरी में था मैं, मैनपुरी में पर कब्जे किए जा रहे थे, लूटे जा रहे थे। लेकिन उसको उस व्यक्ति को मैं अपने चैनल पे लेकर आया, लेकिन मेरे सामने सहारा की टीम खड़ी थी। सहारा की टीम ने कहा नहीं, हम इसको नहीं लेंगे, इस खबर को हमें नहीं दिखाना। तो ये ऐसा नहीं है कि उस पत्रकार का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन मालिक तो, उनका संबंध तो सीधा सीधा मुलायम सिंह जी से था। मैनपुरी सीट पर जो है गोली चल रही है, वहां बूथ लूटे जा रहे हैं, तो वो तो नहीं दिखाएगा। तो ये होता है कि मीडिया जो है बहुत हद तक मालिकों के ऊपर आधारित होता है। अब इसमें पत्रकार आज भी आजाद है, मैं मानता हूं मीडिया आज भी आजाद है भारत में। आप सोशल मीडिया पर, आप यूट्यूब पर, आप जो चाहें कह सकते हैं। चैनल पे जाकर, डिबेट्स में आप जाकर अपनी बात कह सकते हैं। चैनल की एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है, वो अलग चीज होती है, लेकिन उसके अलावा आप उस मीडिया में, और हर चैनल में, आज अगर एबीपी चैनल है जिस पर लगातार जो है सरकार की आलोचना होती है, तो एक दूसरी तरफ जो है आप कह सकते हैं रिपब्लिक टीवी भी है, जिसको कहते हैं कि वो प्रो गवर्नमेंट है। हालांकि रिपब्लिक में भी मैंने बहुत सारी डिबेट जो है मैंने देखा मणिपुर के ऊपर, और बाकी जो है सरकार के खिलाफ वो चैनल। तो ऐसा नहीं कि मीडिया तो आजाद है। अब ऐसे में एक यूट्यूबर इतना फूल के कुप्पा हो जाए, एक यूट्यूबर को ये गुमान हो जाए कि वो भारत की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हिंदुस्तान आया है, तो मुझे लगता है ये वो यूट्यूबर को और उसके पीछे जो सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, उसको जो फंड कर रहे हैं उस यूट्यूबर को, वो सब जो है वो एक मुगालते में है, और वो जो है कह सकता हूं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। एक व्यक्ति जो है जर्मनी में बैठा है, मैं नाम भी ले देता हूँ, मुझे नाम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो ध्रुव राठी। मुझे जब मैं किताब लिख रहा था, मेरी फाइनल हो चुकी थी, उसके बाद मैंने ये सब चीजें जोड़ी, क्योंकि जब मेरी किताब प्रिंटिंग में जा रही थी तो मैंने अचानक से, मुझे किसी ने एक दिन भेजा कि वो ध्रुव राठी जो है आया, और उसने जो है रवीश कुमार के साथ खड़े होकर एक फोटो डाली और कहा कि हम भारत में डेमोक्रेसी को बचाने आ गए। अरे तुम्हारी क्या औकात है, तुम भारत की डेमोक्रेसी को बचाओगे? तुम तो खुद बिके हुए लोग हो, तुम पता नहीं जॉर्ज सोरोस के पैसे के पल रहे हो, किसके पैसे पे पल रहे हो, तुम्हारे पीछे एक इकोसिस्टम काम कर रहा है, तुम क्या डेमोक्रेसी को बचाओगे? और भारत के लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि अपने डेमोक्रेटिक राइट को नहीं जानते। देखिए, भारत के मतदाताओं को हम अगर कम करके आंक रहे हैं, हम हमें लग रहा है कि भारत का मतदाता एक तानाशाह को वोट दे देता है, तो ये हमारी बेवकूफी है। भारत का मतदाता किसी तानाशाह को नहीं इस देश में रहने देगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं, 1977 में भी देख चुके हैं, उसके बाद भी हमने देख चुका है। कोई भी नेता हिंदुस्तान में अगर तानाशाह होने की कोशिश करता है, मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलाई थी राम भक्तों पर, उसके बाद जनता ने क्या उनका हाल कर दिया कि उनको क्या कुछ हुआ। और आज ही जितने लोग खूब तानाशाह बनते थे, आज उनकी स्थिति देख लीजिए कि क्या चुनाव में। तो जनता सबसे बड़ी ताकत होती है हिंदुस्तान में, कोई तानाशाह आ नहीं सकता, कोई तानाशाही कर नहीं सकता आज के सोशल मीडिया के दौर में। तो इसलिए अगर किसी को मुगालता है कि वो जर्मनी से आके भारत को तानाशाही से मुक्त कराने के लिए आया है, जर्मनी से आकर भारत में डेमोक्रेसी को कायम करने आया है, तो मुझे लगता है वो परले दर्जे का मूर्ख है, और ऐसे मूर्ख व्यक्ति को एक्सपोज करना जरूरी है। जी। अशोक जी, वैसे तो आपने अपनी किताब में अलग अलग मुद्दों पर प्रकाश डाला है। आपने किसान आंदोलन पे बात की है, आपने तानाशाही पे बात की, आपने मीडिया की आजादी पे बात की। लेकिन ऐसा क्यों है, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, जब से आपकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई है, एक वर्ग है जो ये प्रचार कर रहा है कि आप बीजेपी के एजेंडे पे काम आप प्रधानमंत्री जी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ऐसा आपको ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? हाँ, देखिए, ये आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, और मुझे किसी ने ये भी पूछा था, मेरी पहली किताब थी, उसपे भी, उसका भी नाम नरेंद्र मोदी सेंसर था। ये भी मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग है, तो लोग पूछ रहे हैं कि आप मोदी जी के एजेंट हो। तो इसमें देखिए दो चीजें हैं। पहले इस किताब का नाम, मैं ये बता दूं, पहले इस किताब का नाम खान मार्केट गैंग था, क्योंकि इसमें मैं पॉलिटिकल पार्टियों पर बहुत ज्यादा नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों के जो झूठ है मैं उनको तो टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर बहुत ज्यादा उनके ऊपर अटैक नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं उनका लेजिटिमेट हक है कि वो डेमोक्रेसी में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाकर जो है कि अगर सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन झूठ के सहारे वो, उसको मैं कर रहा हूँ। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टियों की बात है, लेकिन होता क्या है, जो मेरी किताब है, अब इसमें मैंने पहले खान मार्केट गैंग, यानी खान मार्केट गैंग वो लोग जो जो पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, जो 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 वकील हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो इतिहासकार हैं, जो पत्रकार हैं, जो सो कॉल्ड, जो इस देश के संसाधनों पर जो मौज मजा करते रहे, ऐसे इलीट क्लास है, ये उनके ऊपर बुक थी। तो पहले इसका नाम खान मार्केट गैंग था। लेकिन है, होता क्या है, हम मीडिया में हैं,
हमको ये मालूम है कोई चीज जो है कैसे पॉपुलर होती है। अब देखिए, अगर नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, टेलीविजन चैनल नरेंद्र मोदी को बार बार दिखाते हैं, तो उसके पीछे ये है कि उसमें टीआरपी है। तो मुझे लगा ये, एक तो ये खान मार्केट गैंग जो है वो कर किसके खिलाफ रहा है, मोदी के खिलाफ कर रहा है। तो एक तो मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग जो है वो और थोड़ा सा विस्तारित हो जाएगा, पुस्तक को और स्पष्ट कर देगा। दूसरा, ये खान मार्केट, मोदी का नाम आने से मुझे लगता है कि पुस्तक की लोकप्रियता बढ़ सकती है। हम्म। तो जैसे टेलीविजन चैनल मोदी के इस्तेमाल करते हैं, वैसे मुझे लगा कि पुस्तक में नरेंद्र मोदी का नाम आ जाएगा, तो पुस्तक को ज्यादा लोग पसंद करेंगे, ज्यादा लोग पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने इसको मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग कर दिया। तो इसलिए ये बड़ा एक संयोग हुआ कि खान मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग होगी। लेकिन अब दूसरी बात है कि भाई कई लोग कहते हैं कि मुझे क्या बीजेपी ने इससे पैसे दिए, ये वो। तो मैं तो बार बार कहता हूँ, जो लोग कहते हैं, मैं खुला सबको चैलेंज करता हूं। मैं कहता हूं कि आइए, मेरा अकाउंट, मेरी संपत्ति, मेरे पास जो कुछ भी है उसका मैं सार्वजनिक रूप से ऐलान करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा फिर यह है कि, और मैं उसके लिए सहज तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे साथ सारे पत्रकार करें, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं चाहता हूं देश में जितने बड़े पत्रकार हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, जो कहते हैं कि भाई फलाना आदमी दलाल है, जो 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 दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं, है ना, मैं कहता हूं वो सारे लोग जो है आए, प्रेस क्लब में आए, कहीं भी आए, सार्वजनिक रूप से मैं अपनी संपत्ति की घोषणा करूंगा, वो भी अपनी संपत्ति की घोषणा करें। पिछले 10 सालों में क्या क्या आपने अर्जित किया, उस सब की घोषणा करें। मैं तैयार हूं, लेकिन वो तैयार हैं क्या? उनसे पूछिए। तो अगर वो तैयार है तो हो जाए, पता चल जाएगा कि कौन किससे पैसा लेकर काम कर रहा है। और मैं मानता हूं आनंद जी, ये खुलासा होना चाहिए। इस देश में अगर पत्रकार, यूट्यूबर किसी राजनीतिक पार्टी से पैसा लेकर काम कर रहे हैं, जॉर्ज सोरोस से पैसा लेकर काम कर रहे हैं, चीन से पैसा लेकर काम कर रहे हैं, कांग्रेस से पैसा लेकर काम कर रहे हैं, या बीजेपी से पैसा लेकर काम रहे हैं, उन सब का खुलासा होना चाहिए। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए पत्रकारों को पारदर्शिता की बहुत जरूरी है। पत्रकारिता में पारदर्शिता की बहुत बहुत जरूरी है। पत्रकारों को और जो मीडिया संस्थान चलाने वाले मालिक हैं, उनको पारदर्शिता के साथ अपनी संपत्ति का सार्वजनिक घोषणा करना चाहिए। देश की जनता को मालूम होना चाहिए कि हम लोग कहां से किस तरह की संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। जी। अशोक जी, आपने आपकी पुस्तक में एक इकोसिस्टम की चर्चा की। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो नए नए पत्रकार बने हैं, वो लोग भी शामिल हैं जो कई बड़े चैनल्स में संपादक के पदों पर रहे, उच्च पदों पर रहे, और अब अपना यूट्यूब चला रहे हैं, अपनी वेबसाइट चला रहे हैं। आपने अपनी पुस्तक में लिखा कि जैसे ही कोई देश के विकास के लिए कोई योजना आती है तो वो लोगों को भड़काते हैं, उसको रोकने का प्रयास करते हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो। मतलब ऐसे बड़े बड़े बिल जो इस देश का विकास कर सकते हैं वो उनको रोकने का काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इकोसिस्टम वाले लोग हैं, ये बार बार गलती करते हैं, फिर माफी भी नहीं मांगते, फिर इनके बाद एक नया इनका एजेंडा शुरू हो जाता है? जैसे आपने बताया कि कभी कहते हैं 2024 में जो है लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, फिर कहते हैं 29 में खत्म हो जाएगा, 19 में भी राफेल वाला इनका मामला चला। क्या सरकार की ओर से कोई कमी है, या आपको ऐसा लगता है कि अब एक कानून बनाने का समय आ गया है कि इस प्रकार के पत्रकारों को चिन्हित किया जाए, लोगों को चिन्हित किया जाए, सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए कड़ा कानून आए? क्योंकि ये बार बार हम देख रहे हैं कि 2019 के बाद से बार बार होता आ रहा है। इस पर आपके विचार क्या देखिए, एक तो ये है कि आप और मैं चाहे कानून आए, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें दिक्कत ये है कि इसमें एक समस्या ये आती है कि अभी तो लोग, अभी कोई कानून नहीं है मीडिया के ऊपर। झूठ बोलने की भी मीडिया को आजादी है। उसके बावजूद जो है, लोग कहते हैं कि देश में तानाशाह है, नरेंद्र मोदी तानाशाह है, है? देश में तानाशाही है। अगर कोई कानून आ गया तो सोचिए, देश ही नहीं दुनिया में, ये जो खान मार्केट गैंग जो नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक फैला है, अगर कोई भी कानून आ गया तो उन्होंने वो कितना हल्ला मचाएंगे। आपको मैं याद दिलाता हूँ, स्मृति ईरानी जब आईएनबी मिनिस्टर थी तो उन्होंने एक छोटा सा इस तरह का कानून लेकर आई थी कि अगर कोई पत्रकार लगातार फेक खबर फैलाते पकड़ा जाता है तो उसका, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो या उसका एक्रीडेशन रद्द किया जाए। उसमें मैं एक ही चीज मानता हूं, उसमें एक गलती थी, वो जो एक नियम बनाने की कोशिश हुई थी, जो प्रावधान लाने की कोशिश हुई थी, उसमें जो उन्होंने स्मृति ईरानी ने जिन्होंने एक जो टीम बनाई थी, उसमें ज्यादातर ब्यूरोक्रेट थे। और मैं मानता हूं ब्यूरोक्रेट या कोई नेता या मंत्री जो है, वो मीडिया के ऊपर कंट्रोल करे, वो मीडिया के बारे में तय करे, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसके खिलाफ हूं। लेकिन हाँ, ऐसी कोई ना कोई व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि एक पत्रकार अगर एक बार फेक न्यूज फैला रहा है, गलती हो जाती है, चलो ठीक है, हमसे भी कभी गलती हुई होगी, 2 बार, 3 बार, 4 बार। लेकिन एक पत्रकार अगर आदतन फेक न्यूज फैला रहा है, तो क्या उसको उसको हम इस बात की आजादी दें कि वो लगातार इस तरह की चीज करता रहे? अब जैसे अगर मान लीजिए कि
कुछ तो अब हालांकि इसमें क्या है कि मुझे लगता है मीडिया संस्थानों को कुछ हद तक जो है इसमें खुद काम करना चाहिए। अब आप देखिए, राजदीप सरदेसाई जी ने किसान आंदोलन जब दिल्ली में 26 जनवरी का हुआ था, तो उन्होंने कितना खतरनाक उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसका मैंने इस किताब में भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की गोली से किसान, एक लड़का मारा गया। उसके बाद जो है, वो वीडियो में दिख रहा है कि वो लड़का, वो जो व्यक्ति है, वो अपने ट्रैक्टर को इस तरह से उछालते हुए तेजी से ले जा रहा है, ट्रैक्टर पलट जाता है, उसमें उसकी मौत हो जाती है। तो पहले राजदीप सरदेसाई ने, अब वो ट्वीट कितना खतरनाक था, उस ट्वीट के बाद जो है पूरे देश में आग लग सकती थी। ये बच गए हम लोग, बहुत खुश नसीब हैं। तो उसके बाद इंडिया टुडे ग्रुप ने एक एक्शन लिया, और इंडिया टुडे ग्रुप ने 1 महीने तक, जो मेरी जानकारी है, जो सार्वजनिक रूप से हम जानते हैं, कि इंडिया टुडे ग्रुप ने 1 महीने तक राजदीप सरदेसाई को कहा कि वो अब वो छुट्टी पर रहेंगे। तो मुझे लगता है इस तरह की कोई कदम तो उठाना चाहिए, मीडिया संस्थानों को उठाना चाहिए। अगर अशोक श्रीवास्तव कर रहा है वो करे, लेकिन अब सवाल ये है कि जो मालिकी अगर करेंगे उनका क्या करेंगे, क्योंकि इसी खबर पे, जो गोली वाली खबर आई थी, ये सब साफ हो गया। इसी खबर को सिद्धार्थ वर्धराजन और वायर ने इसी झूठ खबर को और आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर से बात की है, जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैं, और वो कह रहे हैं कि हम बता नहीं सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन ये गोली लगने से इस व्यक्ति की मौत हुई है। और इस तरह की सिद्धार्थ वर्धराजन और वायर ने खबर छाप दी। अब उसके बाद तमाम डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, उन पांचों डॉक्टर्स ने कहा हमें हमसे किसी की कोई बात नहीं, और ये पूरी तरह से झूठ है। लेकिन सिद्धार्थ वर्धराजन खुद वायर का मालिक है, तो उसके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? उसके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? वो तो वायर को, तो मैंने इस किताब में कई जगह लिखा है, वायर द लायर, क्योंकि वो एक नहीं, दो नहीं, पचासों झूठ खबरें फैलाते पकड़े जाता है। अब ऐसे जो विदेशों से या कहीं कहीं से फंडिंग लेके वो लोग अपने वेबसाइट चला रहे हैं, जिस पर रोज झूठ छापते हैं, इनका क्या करेंगे? ये समस्या है, इस पर हमको गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। भारत की वैक्सीन के खिलाफ जो है किस तरह से फेक न्यूज फैलाई गई, वो हम जी। सब ने देखा। इसी तरह से जय श्री राम को लेकर के, इसमें मैंने सिलसिलेवार तरीके से 10-15 खबरों का जिक्र किया। अचानक एक लहर चली कि जय श्री राम बोल करके मुसलमानों को मारा जा रहा है। हाँ। उनमें से 99% खबरें झूठी थी, वो बिल्कुल झूठी थी। अब ऐसी झूठी खबरें आप फैलाएंगे, क्या करेंगे? सीए को लेकर आपने पूरा देश जला दिया, आपने दिल्ली में दंगे करा दिए, 50-60 लोगों की जान चली गई, कितने लोग घायल हो गए। जो है कि नागरिकता संशोधन कानून मुसलमानों का जो है वो उनकी नागरिकता ले लेगा। कल तो लागू हो गया ना नागरिकता संशोधन कानून, लोगों को नागरिकता मिली है। और वो कितने लोगों को मिली है? अभी 14 लोगों को मिली है, और बहुत होगा तो वो 31,000 लोगों को मिलेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि लाखों करोड़ों पाकिस्तानी आ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? और बाकी लोग कहते हैं कि मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी। और ये कह कह के इन्होंने देश में दंगे करवा दिए, देश में आग लगा दी। अब आज इनसे नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या इनकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या प्रशांत भूषण, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और हम्म। सत्यपाल मलिक, जिन्होंने ये कहा कि राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन अयोध्या में बम फटेगा, क्या बिल्कुल। इनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? ये सारे सवाल हमारे सामने हैं, जिन पर हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये झूठ फैलाने की, लोगों को डराने की, लोगों को झूठ फैला फैला के डराने की, लोगों को प्रभावित करने की, ये सब खेल बंद होने चाहिए। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। जी। तो जी, जब आपकी किताब को थोड़ा गौर से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो विदेशी मीडिया का जो है इम्पोर्टेंस इंडिया में इतनी क्यों है, ये समझ में आता है। जैसे आपने कहा कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो कुछ इंस्टीट्यूट खुल जाते हैं, हर साल वो रैंकिंग बताते हैं कि भाई हम पत्रकारिता में बहुत पीछे चले गए, लोकतंत्र में बहुत पीछे चले गए। राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप आइए यहाँ लोकतंत्र को बचाइए। एज अ जर्नलिस्ट आपको ऐसा क्यों लगता है कि फॉरेन मीडिया इंडिया में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? क्या उनके पास अपने मुद्दे नहीं है? उनको यहाँ के लोकतंत्र से, यहाँ की मीडिया से इतना प्रेम क्यों है? और हमारे नेता वहां जाकर के क्यों सर्टिफिकेट मांगते हैं कि भाई हमारे लोकतंत्र की रक्षा करो? लोकतंत्र तो है, मैं और आप बातचीत कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। बिल्कुल। देखिए, एक तो ये है कि हमारे नेता जो वहाँ जाते हैं, जैसे राहुल गांधी गए थे, विदेश गए थे, उन्होंने वहाँ पे कहा कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, और यूरोप को और अमेरिका को ये देखना चाहिए। मतलब सीधे-सीधे आप यूरोप और अमेरिका को भारत में हस्तक्षेप करने के लिए कह रहे हैं। ये किसी नेता के लिए कहना बड़ा शर्मनाक है, ऐसे बयान नहीं होने चाहिए। राहुल गांधी को गंभीरता से इस पे काम करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ये बात ठीक है कि भारत के भी नेता, भारत की सरकारें, फॉरेन मीडिया जो है, विदेशी मीडिया जो है, उनसे सर्टिफिकेट की
उनको लगता है कि विदेशी मीडिया में छप जाएंगे तो बहुत सही हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो है कई अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो आरोप भी लगे थे कि उन्होंने जो है दिल्ली के स्कूलों को लेकर एक न्यूयॉर्क टाइम्स में जो है एक पेड पब्लिसिटी करवाई थी। तो ये तो हम ये क्यों देखते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और टाइम मैगजीन छाप देगी तभी हम मानेंगे। तो ये मानसिकता जो है ये गुलामी वाली मानसिकता है। हम लोग आजाद हो गए, 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम मुंह ताकते हैं उनका कि गोरे लोग हम पर ठप्पा लगा देंगे तो हम बड़ा सही हो जाएगा। तो ये एक चीज है, क्योंकि भारत में अभी भी अंग्रेजी बोलने वाले जो है वो फॉरवर्ड माने जाते हैं। विदेशों से आकर जो है जिनके पासपोर्ट पे विदेशों के ठप्पे लगे हैं, जिनके ऊपर एनआरआई लिखा, हम उनको बहुत वो मानते हैं। तो ये हमारी मानसिकता की प्रॉब्लम है, एक बात। दूसरी बात, जहां तक फॉरेन मीडिया की बात है, इनके कई सारे हित हैं। एक तो ये मान के चलिए कि दुनिया का जो मीडिया है, जो दुनिया की जो ताकतवर देश हैं, वो नहीं चाहते भारत एक ताकत बने। आखिर भारत का बंटवारा क्यों हुआ था हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और क्यों ये कहा गया था कि भारत जो है बिखर जाएगा, भारत कभी एक साथ नहीं रह पाएगा। भारत को इस हाल में छोड़कर गए थे अंग्रेज कि भारत टुकड़े टुकड़े हो जाए। हम लोग नहीं हुए। भारत की डेमोक्रेसी को लेकर लोगों ने कहा ये एक दिन डेमोक्रेट नहीं रहे, खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग नहीं हुए। भारत के ऊपर हमले हुए, हमको ये कहा गया हम खत्म हो जाएंगे, हम नहीं हुए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि भारत एक कमजोर देश बना रहे। तो जब भारत मजबूत होता है तो उससे इनको तकलीफ होती है, और इसीलिए भारत को कमजोर करने के लिए ये इस तरह के फेक नैरेटिव करते हैं कि भारत को किसी ना किसी चीज में उलझाए रहे। याद कीजिए पूरा कश्मीर का जो था 370, कश्मीर को हमेशा विवादित क्षेत्र बताने से दुनिया के कई देशों को फायदा होता था। चाहे वो भारत के आज मित्र देश भी हैं, भारत की मित्रता से की बात करते हैं, लेकिन उन देशों को बड़ा फायदा होता था क्योंकि भारत की ताकत जो है कश्मीर में लगती थी। भारत की सैन्य ताकत, भारत की आर्थिक ताकत जो है, भारत की कूटनीतिक ताकत कश्मीर को मैनेज करने में लगती थी। कश्मीर पे भारत की जो बदनामी हो रही है, अब कश्मीर का मुद्दा खत्म हो गया तो इनको दूसरी चीजें चाहिए, तो इनको डेमोक्रेसी चाहिए, इनको भारत को भूखा दिखाना है, भारत की वैक्सीन को खराब दिखाना है। ऐसा सब करेंगे तो भारत एक कमजोर देश बना रहेगा। ये नहीं चाहते कि भारत एक मजबूत देश बने। और दूसरा, इसी किताब में मैंने जिक्र ये भी किया है कि एक रिसर्च का मैंने हवाला देते हुए कहा है कि ये जो विदेशी मीडिया है, जब नरेंद्र मोदी को आप भारत को गाली देते हैं, नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, इसमें इनका बिजनेस भी है। इसमें इनको इनकी इनके इनके हिट्स भी बढ़ते हैं, क्योंकि एक वर्ग है जो लगातार ये चाहता है कि भाई वो ऐसी खबरें पढ़ना पसंद करता है। और भारत तो बहुत बड़ा बाजार है, 140 करोड़ का देश है भारत। ये हम सोचिए कि अगर आज 90 करोड़ से ज्यादा लोग वोट दे रहे हैं, अगर जो भी नई सरकार बनेगी उसको अगर 30, 35, 40 करोड़ भी वोट लोग देंगे, तो भी उसके विरोध में जो है करीब करीब 20-25 करोड़ लोग रहेंगे जो उसके विरोध में है। उनको वो मसाला चाहिए, तो वो लोग ये उसको मसाला प्रोवाइड करने का काम करते हैं उन लोगों को जिनको ये मसाला चाहिए कि भारत के खिलाफ कुछ छपता रहे, मोदी के खिलाफ छपता रहे, तो उनके हिट्स बढ़ते हैं। इसी आधार पे बहुत सारे पूर्व पत्रकार आज अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, मोदी को गाली देते हैं, और मोदी को गाली देने से उनके यूट्यूब चैनल पे जो है हिट्स बढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए मोदी को गाली देना, भारत को गाली देना उनके लिए एक धंधा है, उनके लिए रोजी रोटी का सवाल है। तो उनकी रोजी रोटी है, वो अपना उसी नाम से कमा रहे हैं, गालियां देकर ही कमा रहे हैं, गाली देकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। तो ठीक है, अब उनको क्या कह सकते हैं, लेकिन इसमें बिजनेस भी है जो मैं मानता हूँ। जी। जी। अशोक जी, आपने अपनी किताब के एक चैप्टर में बड़ी जो है शानदार तरीके से इन सब चीजों को बेनकाब किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से तानाशाह कह के अपना एजेंडा चलाया जाता है, लोगों को बरगलाया जाता है। लेकिन उन मीडिया स्टूडेंट्स के लिए जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं या इसको देखेंगे, मैं चाहूंगा कि आप कुछ उदाहरण जो आपने अपनी पुस्तक में दिए हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो या उस समय उद्धव ठाकरे जी हैं, इन्होंने कैसे मीडिया की आजादी को प्रतिबंधित करने की कोशिश की। और एजेंडा ये लोग ये चलाते हैं कि प्रधानमंत्री जी तानाशाह। देखिए, एक तो सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद ही हूँ, मैं मानता हूँ। मैं मेरे मेरे अपने से जुड़े बहुत सारे किस्से हैं, पुराने किस्से हैं, नए किस्सों में तो यही है कि मुझे खुद प्रतिबंधित किया गया। इसलिए इस पुस्तक को मैंने एक प्रतिबंधित पत्रकार की दो टूक लिखी है। मेरे जैसा पत्रकार, मेरे जैसा आदमी जिसने डीडी न्यूज पर एक परंपरा शुरू करी कि विपक्ष आए अपनी बात रखे, उसको विपक्ष ने प्रतिबंधित कर दिया कि इनके शो में नहीं जाएंगे, बाकी सबके शो में आएंगे। और उसका मुझे नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि उसका मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा, क्योंकि हमारे यहाँ जब कार्यक्रम तय होते हैं तो बहुत सारे कार्यक्रमों में मुझे इसलिए नहीं रखा जाता कि भाई कांग्रेस आएगी नहीं। हालांकि मैं आज भी अपना शो करता हूँ, उसमें कांग्रेस के समर्थक नेताओं को बुलाता हूँ ताकि उनकी एक आवाज उठे। तो ये सब चीजें, ये एक तो चीज ये है। दूसरी बात ये है कि एक नहीं, ऐसे मैंने कई उदाहरण दिए हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए कि
हमने आज तक किसी पत्रकार को लाइव रिपोर्टिंग करते हुए उसको पुलिस उठा करके ले जाए, ये हमने कभी नहीं देखा। ये हमने बंगाल में देखा, संदेश खाली की रिपोर्टिंग करते हुए संतू पान को देखा। संतू पान को जो है पुलिस जो उठा के ले गई, पता भी नहीं चला कि कहाँ है, उसके परिवार ढूंढता रह गया। ऐसे एक नहीं दर्जनों पत्रकार हैं बंगाल में। आज की तारीख में मैं मानता हूं बंगाल में जितनी तानाशाही उतनी कहीं नहीं है। बंगाल के अंदर जो मीडिया, बंगाल का मीडिया, वो खुलकर अपनी बात नहीं कह सकता, क्योंकि उनको डर रहता है कि ममता दीदी जो है वो छोड़ेंगे नहीं। बंगाल में टेलीग्राफ जो है वो बड़ा क्रांतिकारी पत्र का वो एक अखबार बनता है, लेकिन वो टेलीग्राफ जो है ना, वो यूपी के बारे में, टेलीग्राफ सोचिए पश्चिम बंगाल का अखबार है, लेकिन वो यूपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ खूब खबरें छापता है, ममता दीदी के खिलाफ खबरें नहीं छापता था, नहीं क्योंकि छाप उसकी भी, सकता। हाँ, उसकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि बंगाल में रह के ममता दीदी का। तो तानाशाही कहाँ हुई? तो इसी तरह की तानाशाही जो है हमको हर जगह पर दिखती है, हमको बहुत सारे राज्यों में दिखती है। मनीष कश्यप का मामला हमारे सामने है। मनीष कश्यप को किस तरह से जो है उठा लिया गया और उसको तमिलनाडु में किस तरह से जेल में रखा गया, तो वो तानाशाही नहीं थी क्या? तो ये तानाशाही, समित ठक्कर नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको, जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की सरकार जब महाराष्ट्र में थी, तो हमको अच्छी तरह से पता है किस तरह से कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चला और कैसे उसके बाद अखबार में अगले दिन संजय राउत छाप देता है, उखाड़ दिया, जाओ जो मर्जी, मतलब इतनी तानाशाही कि जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ दो, हमने हमने तय किया था इसका घर तोड़ेंगे, बुलडोजर चला दिया, तुम्हारी जो हैसियत हो कर लो। इतनी ज्यादा मतलब बेशर्मी, आप सोचिए, उखाड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अर्णब गोस्वामी का केस हमने देखा, कैसे पुलिस अर्णब गोस्वामी को उसके घर से जो है बदतमीजी करते उठा के ले गई। कभी हमने किसी चैनल के मालिक को इस तरह से देखा? आज तक हमने नहीं देखा। लेकिन ये उस समय हो गया जब कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार की सरकार थी। फिर उसी समय समित ठक्कर नाम का एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति को करीब करीब 2-3 हफ्तों में उसको कई बार गिरफ्तार किया गया। उसकी बेल एक जगह से होती थी महाराष्ट्र में, तो उसको दूसरी जगह उसका केस रख के गिरफ्तार कर लेते थे। वहां से उसकी बेल होती थी, दूसरा एक और नई एफआईआर लेकर गिरफ्तार कर लेते थे। और उस व्यक्ति को, समित ठक्कर नाम के एक एक्टिविस्ट को, उसकी तस्वीरें भी हैं, उसको बाकायदा उसके मुंह पे कपड़ा डाल के, जब उसको अदालत ले जाते थे, उसके मुंह पे कपड़ा डाल के उसको उसको रस्सियों से जकड़ करके, जैसे आतंकवादी को खींच के ले जाते हैं, उस तरह से समित ठक्कर को उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की जो सरकार थी वो उसमें खींच के ले जा रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उद्धव ठाकरे के बेटे के खिलाफ एक ट्वीट कर दिया था। एक केतकी करके एक अभिनेत्री, महाराष्ट्रीयन अभिनेत्री है, उसने जो है एक ट्वीट कर दिया था शरद पवार के खिलाफ, और उसको 11 दिन तक जो है उसको जेल के अंदर रहना पड़ा। केतकी चिताले शायद उसका नाम है। तो इस तरह के कितने ही दर्जनों उदाहरण हैं हमारे सामने। और मैं एक बात, मुझे उस गांव का नाम याद, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी बता दूं, देखिए हर सरकार के समय में इस तरह की चीजें होती हैं, नहीं होनी चाहिए, और एक हमारे पास सेफ्टी वॉल होना चाहिए। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, आपको इस देश में सबसे ज्यादा देशद्रोह का जो एक केस में पकड़े गए ना, कहते हैं कि देशद्रोही का, गद्दार होने का केस लगा देते हैं, वो तमिलनाडु का एक गांव है। जब कुडानकुलम परियोजना शुरू हुई थी, यूपीए सरकार थी, और उस समय कुडानकुलम का परियोजना का विरोध कर रहे थे, तो उस पूरे गांव में, अगर मेरे मुझे उस गांव का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन तमिलनाडु का गांव है, वहां पर पूरे के पूरे गांव के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था यूपीए सरकार के दौर में। और उसके अंदर 10-10 12 साल के बच्चे भी थे, करीब 4 से 5 हजार लोगों के, ये आप चेक कीजिएगा। किसी को भी मैं कहता हूँ, कई बार तो मेरे साथ जब कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट करते थे, जब वो कहते थे कि देखिए फलाना को पकड़ लिया, तो मैं उनसे पूछता था, उस गांव का नाम पूछता था कि उस गांव का नाम आपको मालूम है? तो उनको किसी की जानकारी नहीं होती थी। जब मैं उनको बताता था कि भैया 4 से 5 हजार लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगा था, पूरे गांव के खिलाफ, 10-10 साल के बच्चे, क्योंकि कुडानकुलम परियोजना का विरोध कर रहे थे, तो आज ये सब लोग भूल जाते हैं। तो ये सब चीजें मुझे लगता है इतिहास में दर्ज रहनी चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए। किसी को भी तानाशाह कह देना ये बड़ा आसान होता है, लेकिन आपको प्रमाण तो देने चाहिए ना। तानाशाह कैसे? आप रोज तानाशाह कहते हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, आप जर्मनी से आके सोचिए, अगर तानाशाह होता तो वो जर्मनी से आपको यहाँ हिंदुस्तान नहीं आने देता, आपका पासपोर्ट ही जो है यहाँ पे आपको एंट्री बैन। लेकिन आप जर्मनी से आते हैं, यूट्यूब बनाते हैं, इंडिया गेट पे घूमते हैं और कहते हैं अरे देखो भारत में तानाशाही है। तो भैया किसको मूर्ख बना रहे हो आप? तो ये चीजें जो है खराब लगती हैं, और इसीलिए मुझे लगता है ये सारी चीजें जो हैं वो लोगों को जाननी बहुत जरूरी है, पत्रकारों को जाननी, यंग जर्नलिस्ट है उनको जाननी बहुत जरूरी है, और अनुभव से जाननी जरूरी है। दूसरों के अनुभव भी सुनने चाहिए। मैं तो बहुत बार बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ कि किस किस तरह की जो है तानाशाही होती रही है हिंदुस्तान में।
दूरदर्शन उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन दूरदर्शन जहां जिसको एक समय में राजीव दर्शन, इंदिरा दर्शन कहा जाता था, आज हम वहां विपक्ष को बुलाते हैं, ओपन डिबेट करते हैं। तो इसका मतलब आज तानाशाही नहीं है। मेरी डिबेट में बैठ करके लोग नरेंद्र मोदी को तानाशाह, हिटलर कह के जाते हैं। दूरदर्शन पर सोचिए, लेकिन हम तो कभी उनको नहीं रोकते। तो अगर तानाशाही होती तो फिर मेरी गर्दन अब तक नप चुकी होती। वैसे मुझे मुझे इस किताब को पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आई है कि ये जो किताब है, इस पे कितना ही लोग ये कह लें कि आप बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं या प्रधानमंत्री जी को प्रमोट कर रहे हैं, अशोक जी, दरअसल मैं ये समझता हूँ कि ये किताब भारतीय पत्रकारिता में वर्तमान में बहुत गंभीर समस्याओं को उजागर करने वाली पुस्तक है। इसमें कई ऐसे पत्रकारों के नाम हैं जिनको देखकर पढ़कर ये विश्वास नहीं होता कि ये लोग देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। तो आखिरी सवाल मेरा अशोक जी, मीडिया के बच्चों के लिए आपसे, कि आप भारत में मीडिया का क्या भविष्य देख रहे हैं, और आने वाले समय में जैसा आपने कहा कि कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, जितना चाहे झूठ बोलिए, जितना चाहे वीडियो बनाइए, आने वाले समय में आपको क्या लगता है स्थिति कितनी गंभीर हो जाएगी, सच और झूठ का फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्या हो? देखिए, ये खतरा तो है आनंद जी, क्योंकि अभी क्या है, देखिए चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बाद क्या होगा। मैं दो आपको हाइपोथेटिकली आपके सामने सिनेरियो रख देता हूँ, और दोनों सिनेरियो में क्या होगा मैं ये बता देता हूँ। पहला सिनेरियो जो है, मान लीजिए अगर जो है इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती है, फर्ज कीजिए, तो क्या होगा, तो बड़े पैमाने पर चैनलों में मारकाट होगी, बड़े पैमाने पर हेड्स रोल होंगे, बड़े पैमाने पर पत्रकारों को नौकरियों से निकाला जाएगा। ये आप लिख के ले लीजिए। लोग भले ही कुछ भी कह लें कि और उसमें उसमें कई सारे, क्योंकि हम लोग तो खुद रोज निशाने पर रहते हैं ना, हमारे खिलाफ तो रोज लोग जो है ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि इनको निकाल देना चाहिए, इनकी ये जो है इनको हटा। तो इस तरह के, तो पहली बात, अगर वो आते हैं तो मीडिया में बड़े पैमाने पर जो है मारकाट पर चाहिए। दूसरी बात, अगर मोदी रिपीट करते हैं तो ये जो झूठ का एजेंडा ये और तेज होगा, क्योंकि वो इसलिए तेज होगा क्योंकि ये तीसरा दौर ये जो होगा, जब तीसरी बार अगर मोदी की वापसी होती है, तो सोचिए ये जो पूरा खान मार्केट गैंग है, जो लगातार 10 सालों से ये कोशिश कर रहा है कि सत्ता उनके हाथ में रहे। मैं उनके हाथ में कह रहा हूं, क्योंकि उनको उनको ये जो खान मार्केट गैंग है ना, इसको ये नहीं है कि इनको सत्ता जो है अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी को सौंपनी है, इनको नहीं। सत्ता इनके हाथ, क्योंकि इनके हाथ में रहेगी तो इनडायरेक्टली इनको ताकत मिलती रहती है। तो ये खान मार्केट गैंग सत्ता अपने हाथ में चाहता है। तो ये खान मार्केट गैंग अगर इनके हाथ में सत्ता तीसरी बार नहीं आई, तो ये बौखलाएगा, बौखलाएगा, कुछ और बड़े झूठ फैलाए जाएंगे। चुनाव अगर अगर नरेंद्र मोदी जीतते हैं तो ये तय मानिए, एक बार फिर पूरी जो है ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए जाएंगे, चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जाएंगे, चुनाव आयोग को गालियां दी जाएंगी, ये आप तय मानिए। और एक समय में मुझे लगता है चुनाव के बाद बहुत भारी तादाद तादाद में फेक न्यूज जो है दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक जो है फैलने वाली है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद एक चीज और भी होगी, जो मेरा अनुमान है, मुझे नहीं मालूम, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं कह सकता, ये ताकतें कमजोर भी होंगी। क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे इनको कमजोर होना, अगर मान लीजिए तीसरी बार मोदी की वापसी होती है, तो ये ताकतें धीरे धीरे कमजोर होंगी, क्योंकि ये अब पहले भी इससे कमजोर हुई है, इसमें कोई दौर आए नहीं। ये 10 साल तक लड़ते रहे, अगर इनके पीछे फंडिंग ना होती, चाइना की फंडिंग, चाहे किसी की भी फंडिंग जो है, तो ये इतनी मजबूत ना होती। अभी क्या है, इनको पंप हो रहा है, लगातार पैसा पंप हो रहा है बाहर से या देश के अंदर से, तो ये ताकतें धीरे धीरे कमजोर भी होंगी और इनके हौसले भी टूटेंगे। वो बड़ा जरूरी है। तो संभव है कि ये लोग फेक न्यूज फैलाना बंद करें। लेकिन मेरा एक और इसमें अनुमान है, मेरा अनुमान है कि जो लोग, देखिए ये यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, ये सब तो छोड़ दीजिए, लेकिन भारत के बाहर जो एक फोर्सेस हैं, जो नहीं चाहती भारत को मजबूत होते देखना, वो अपने काम पे लगातार लगी रहेंगी। खतरा मैं वहां से देखता हूँ। वो लगातार फेक न्यूज, भारत के खिलाफ फेक इंडेक्स, भारत के खिलाफ फेक रिपोर्ट्स, वो लगातार लाते रहेंगे, क्योंकि वो मजबूत होते भारत को नहीं देखना चाहते। क्योंकि अब अगर जो है हम यहाँ से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ेंगे, आप सोचिए, तो हमको जब तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, तो दुनिया की कितनी ताकतें हैं, उनके पेट में मरोड़ उठेंगी। वो नहीं चाहेंगे कि भारत, पीओके में इस वक्त जो कुछ हो रहा हम देख रहे हैं, पीओके में लोग परेशान हैं, वो भारत के साथ जो है मिलना चाहते हैं। वहां पर पाकिस्तान की सरकार जो है, उनके पाकिस्तान की फोर्सेस उनके खिलाफ जो है बल प्रयोग कर रही हैं। और आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, जो कश्मीर में आए दिन रोता था, पीओके में जो एट्रोसिटीज हो रही है उसको नहीं दिखा रहा। तो आप सोचिए कि ये एजेंडा क्या है।
तो ये तमाम ताकतें जो है, इनके पास ना पैसे की कमी है, ना इनके पास संसाधनों की कमी है। ये लोग लगातार लड़ते रहेंगे और ये लोग लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते रहेंगे। और इसका सॉल्यूशन मैं एक ही मानता हूं कि भारत के लोगों को जागरूक करना चाहिए, भारत के लोगों को ज्यादा जो है इन्फॉर्म होना चाहिए। और ये किताब इसी मकसद से लिखी गई है कि अगली बार कोई अगर फेक इंडेक्स न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में छपता है, तो आनंद पराशर या अशोक श्रीवास्तव नहीं, बल्कि एक व्यक्ति जो पान की दुकान पर बैठा है, वो भी ये कह सके, अरे ऐसे जो पेपर हैं, ऐसे जो अखबार हैं, उनको मैं टॉयलेट पेपर की तरह से इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि इनके इंडेक्स में इनकी जो प्रोपेगेंडा को वो समझता है। तो इस तरह की जागरूकता देश में आनी जरूरी है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर विदेशी मीडिया के प्रोपेगेंडा को अगर हमें खत्म करना है तो हमें जागरूक बनना होगा, हमें सशक्त बनना होगा, हमें इन फेक नैरेटिव्स के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय समाचार फोर मीडिया को दिया। तो समाचार फोर मीडिया की पूरी टीम की ओर से मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच आनंद जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।